to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में और अलग अलग राज्यों की हाई कोर्ट में 4 अप्रैल का दिन कई अहम फैसलों और टिप्पणियों का रहा। जाति प्रमाण पत्र केस में फैसला, पार्टी के सिंबल पर फैसला या फिर अरविंद केजरीवाल से जुड़े मामले में फैसला, इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। साथ ही राजनीतिक सुर्खियों की भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। सुप्रीम कोर्ट से पहला बड़ा फैसला आया शरद पवार बनाम अजित पवार केस में। एनसीपी का सिंबल अजित पवार गुट के पास ही रहेगा। ये फैसला कोर्ट ने 4 अप्रैल को सुनाया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने ये सुनवाई की और कहा कि कोर्ट इस मामले में पहले जो फैसला सुना चुकी है उसका दोनों गुट पालन करें। क्या फैसला सुनाया था पहले? कि शरद पवार गुट सिंबल के तौर पर तुरही बजाते शख्स का इस्तेमाल करे, न कि घड़ी का। घड़ी जो एनसीपी पार्टी का ऑफिशियल सिंबल हुआ करता है, ये अजित पवार गुट के पास ही रहेगा। ये शर्त भी रखी गई कि अजित पवार गुट घड़ी सिंबल का इस्तेमाल तो करे, लेकिन जहां कहीं भी इस्तेमाल करे वहां नीचे ये बात लिखे कि सिंबल का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अजित गुट की तरफ से पहुंचे वकील मुकुल रोहतगी से कोर्ट ने कहा कि हमने पहले भी आपसे ये बात कही थी, लेकिन आपने सूचना को विज्ञापनों में बिल्कुल नीचे कोने में छोटी सी जगह दी। इस पर रोहतगी ने कहा कि अब इसे प्रोमिनेंट तरीके से जगह देंगे। अदालत अजित बनाम शरद पवार गुट से जुड़ी 2 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। पहली, जो शरद पवार गुट की तरफ से लगाई गई थी, इसमें आरोप लगाया गया था कि अजित पवार गुट पार्टी का सिंबल इस्तेमाल करने में सुप्रीम कोर्ट के पिछले दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहा। वही दिशा निर्देश के विज्ञापन के नीचे सूचना लिखी जाए। दूसरी याचिका अजित पवार गुट की तरफ से लगाई गई थी। इसमें मांग की गई थी कि सूचना देने की यही बाध्यता समाप्त की जाए। कोर्ट ने साफ कर दिया, सूचना तो लिखनी होगी, जो भी बदलाव होंगे चुनाव के बाद होंगे। बता दें कि पिछले साल यानी 2023 में एनसीपी में टूट हुई थी। अजित पवार राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार में डिप्टी सीएम बन गए थे। लंबे समय तक चले विवाद के बाद चुनाव आयोग ने पार्टी का सिंबल अजित पवार गुट को दिया था। मार्च में 14 और 19 तारीख को इस केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने पार्टी का सिंबल अजित गुट के पास ही रखा, लेकिन यह भी कहा कि किसी भी कैंपेन या विज्ञापन में शरद पवार की फोटो का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। साथ ही विज्ञापन के साथ सूचना लिखने के लिए भी कहा था, जिस पर आज फिर से सुनवाई हुई थी। दूसरा फैसला भी सुप्रीम कोर्ट से है और ये लोकसभा चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा का जाति प्रमाण पत्र रद्द नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने नवनीत राणा की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें उनके जाति प्रमाण पत्र को अमान्य करार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने ये फैसला दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 8 जून 2021 को कहा था कि नवनीत राणा के पास जो मोची जाति का प्रमाण पत्र है वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी से हासिल किया गया है। हाई कोर्ट ने उन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इसी फैसले को नवनीत ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच कमेटी ने पाया कि राणा का सर्टिफिकेट वास्तविक दस्तावेजों के आधार पर बनाया गया है। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 8 जून 2021 के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को खारिज किया और जाति प्रमाण पत्र को बहाल किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमरावती से मौजूदा सांसद और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी नवनीत राणा ने कहा कि एक सैनिक की बेटी को, एक महिला को इतना परेशान किया गया, अपमानित किया गया। मैं सुप्रीम कोर्ट की आभारी हूं। जिन्होंने मेरे जन्म के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए, आज उनको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बहुत बड़ा उत्तर मिला कि एक सैनिक की बेटी को और एक महिला को कितना परेशान करना, कितना आलोचना करना, कितना उसकी इंसल्ट करना। आज सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मैं सभी जनता का, जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया 2019 से लेकर आज तक, उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और सुप्रीम कोर्ट का भी। अदालत का नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र पर जो फैसला आया वो चुनाव के लिहाज से अहम है। वो अमरावती सीट से, जैसा बताया, चुनाव लड़ती हैं। ये सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। पिछली बार नवनीत यहाँ से निर्दलीय जीती थी, लेकिन लगातार एनडीए को समर्थन करती रही। इस बार बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया। अगर फैसला नवनीत के पक्ष में नहीं आता तो उनका अमरावती से चुनाव लड़ना अधर में लटक सकता था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब रुख करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल से सरकार चलाने के खिलाफ लगी याचिका पर कोर्ट में आज सुनवाई हुई। हिंदू सेना के नाम से लगी याचिका में मांग रखी गई कि केजरीवाल के जेल से सरकारी आदेश पास करने पर रोक लगाई जाए। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन ने इस याचिका को खारिज कर दिया और साफ कहा कि लोकतंत्र को अपना काम करने देना चाहिए। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ये तीसरी ऐसी याचिका है जो उनके जेल से सरकार चलाने के खिलाफ
लगाई गई है और ये तीनों याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। इससे पहले वाली याचिका सुरजीत सिंह यादव ने लगाई थी। सुरजीत हिंदू सेना संगठन के अध्यक्ष हैं। क्या केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं? ऐसा कैसे और कब तक चल पाएगा? इसकी संवैधानिक सीमाएं क्या हैं? इन सब पर हमने 1 अप्रैल के ललन टॉप शो में विस्तार से बात की थी। अगर आप चाहें तो उस शो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। दिल्ली के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट से खबर है। यहाँ से फैसला नहीं, एक सख्त और ज़रूरी टिप्पणी आई। संदेशखाली मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। फरवरी में हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। अब इसकी स्वतंत्र जांच कराने संबंधी याचिकाओं पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा। सुनवाई के दौरान अदालत ने इसे शर्मनाक घटना बताया और कहा कि अगर इस मामले में 1% भी सच्चाई है तो ये शर्मनाक है। पूरा प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी इसके लिए नैतिक तौर पर 100% जिम्मेदार है। ये लोगों की सुरक्षा का मामला है। संदेशखाली प्रकरण के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख के खिलाफ लगी 5 याचिकाओं पर सुनवाई की हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टी.एस. शिवज्ञानम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की बेंच ने। सुनवाई में एक मुद्दा जो मजबूती से उठा वो था कि संदेशखाली में अभी भी जो महिलाएं रह रही हैं, जो शिकायत करना चाहती हैं, उनको सुरक्षा दी जाए। एक जनहित याचिका में मांग की गई कि गवाहों को भी सुरक्षा दी जाए और दावा किया गया कि और भी कई महिलाएं सामने आना चाहती हैं, लेकिन सुरक्षा की वजहों से अदालत नहीं आ रही है। एक अन्य याचिकाकर्ता की वकील प्रियंका टिब्रेवाल ने कहा, अधिकतर महिलाएं बहुत कम पढ़ी लिखी हैं या अनपढ़ रही हैं, वो एक लेटर तक नहीं लिख सकती। 500 से ज़्यादा महिलाएं हमारे पास सेक्सुअल असॉल्ट की शिकायत लेकर आ चुकी हैं और गिरफ्तारी किसकी हुई? सिर्फ एक शाहजहां शेख की। उसके सैकड़ों साथी अभी भी उसी गाँव में घूम रहे हैं। शाहजहां के खिलाफ बयानबाजी न करने के लिए डरा धमका रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर महिलाओं ने बयान दिया तो उनके पति और बच्चों का सर काटकर फुटबॉल खेलेंगे। ईडी की ओर से पैरवी करने पहुंचे केंद्रीय सरकार के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल धीरज त्रिवेदी। उन्होंने राज्य सरकार पर जांच में सहयोग न करने का आरोप लगाया और पूछा कि अगर राज्य सरकार ऐसा करेगी तो केंद्रीय जांच एजेंसियां काम कैसे आगे बढ़ाएंगी। राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए वकील किशोर दत्ता, उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच के तरीके पर सवाल उठाए और कहा, अगर कोर्ट आदेश दे तो हम एक जनहित याचिका दायर करना चाहते हैं कि पिछले 10 साल में सीबीआई जांच के क्या नतीजे निकले और उन केसेस का अब तक क्या हुआ। ये थे आज की अदालत से जुड़े बड़े अपडेट। अब दिन की सुर्खियों पर नजर डालते हैं। आईबी ने उनको कहा, सर यहाँ गौरव वल्लभ चुनाव लड़ रहा है, यहाँ तो बाजी पलट चुकी है। तो मोदी जी ने कहा, मैं क्यों जाऊं भाई, वो आए ही नहीं यहाँ पे। उम्र का भी तो 75 साल में नींद आती है दवाइयाँ लेते हैं तो। पूरे देश में जो मोदी सरकार ने कुशासन का राज चला रखा है, वह राज हमेशा के लिए खत्म कर देना है और गरीब लोग, कमजोर लोग, किसानों, मजदूरों और जिनकी कोई नहीं पूछ रहा है, ऐसे सभी शोषित वंचित लोगों की एक सरकार लाने का संकल्प लिया गया। तो भैया इससे खेल जगत बहुत दुखी है, परेशान है और हम हर खिलाड़ी के पास जाएंगे, हर स्टेडियम में जाएंगे, हर अखाड़े में जाएंगे, उनसे बात करेंगे। गौरव वल्लभ, विजेंदर सिंह और संजय निरुपम, 2 अप्रैल तक ये तीनों नेता कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे। 48 घंटे के भीतर तीनों के आगे पूर्व कांग्रेस नेता लग गया। शुरुआत 3 अप्रैल को मुक्केबाज विजेंदर सिंह से हुई। उनके बारे में आगे बात करेंगे, पर पहले 4 अप्रैल का घटनाक्रम बताते हैं आज का। आज सुबह 8:21 पर कांग्रेस के प्रवक्ता रहे गौरव वल्लभ ने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा था, कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है उसमें मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा। मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं, ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता हूं। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों व प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। इस पोस्ट के साथ गौरव वल्लभ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम एक चिट्ठी भी नत्थी की। इस पाती के पहले पन्ने के आखिरी पैरा में उन्होंने लिखा, अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस पार्टी के स्टैंड से क्षुब्ध हूँ। मैं जन्म से हिंदू और कर्म से शिक्षक हूँ। पार्टी के स्टैंड ने मुझे हमेशा असहज किया, परेशान किया। पार्टी व गठबंधन से जुड़े कई लोग सनातन के विरोध में बोलते हैं और पार्टी का उस पर चुप रहना उसे मौन स्वीकृति देने जैसा है। इसके कुछ घंटे बाद गौरव वल्लभ बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और आधिकारिक तौर पर पार्टी ज्वाइन की और फिर ये बयान दिया। कांग्रेस पार्टी की चुप्पी जब पार्टी के कुछ नेता, अलायंस के कुछ बड़े नेता सनातन का विरोध करते हैं और उस समय हमारे पार्टी की चुप्पी से क्षुब्ध हूँ। मैं राम मंदिर में पे पार्टी के स्टैंड से क्षुब्ध हूँ और मैं अर्थशास्त्र का प्रोफेसर हूँ। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव साहब ने देश को दिया, आज पार्टी उसी चीज़ों का विरोध करती है। हम देश में वेल्थ क्रिएटर्स का सुबह शाम गालियां देते हैं उनको। जिस विनिवेश को कांग्रेस पार्टी लाई उस विनिवेश का आज विरोध किया जा रहा है। तो मैं इन चीज़ों से क्षुब्ध था,
मैंने पार्टी के प्लेटफॉर्म पे भी ये कई जगह बात उठाई और मेरे विस्तार से ये सारी चीज़ें अपने पत्र में लिखी। अब बात 3 अप्रैल की शाम के करीब 6 बजे महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता संजय निरुपम का सोशल मीडिया पर आया पोस्ट देखिए। इसमें उन्होंने लिखा, कांग्रेस पार्टी मेरे लिए ज्यादा ऊर्जा और स्टेशनरी नष्ट ना करे, बल्कि अपनी बची कुची ऊर्जा और स्टेशनरी का इस्तेमाल पार्टी को बचाने के लिए करे। वैसे भी पार्टी भीषण आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। मैंने जो 1 हफ्ते की अवधि दी थी वो आज पूरी हो गई, कल मैं खुद फैसला ले लूंगा। निरुपम का यह बयान कांग्रेस की तरफ से उन पर लिए एक्शन का रिएक्शन था। दरअसल 3 अप्रैल की दोपहर को महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने संजय निरुपम को राज्य के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हटाया। इसके बाद रात तक खबर आई कि अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानों की शिकायतों के चलते संजय निरुपम को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। लेकिन निरुपम का दावा कि पार्टी के इस फैसले से पहले ही वो इस्तीफा दे चुके थे। अब पूछेंगे 5 पावर सेंटर कौन कौन से हैं, और 5 के अपने कॉकस है, 5 की अपनी लॉबी है, और 5 की जो लॉबी है वो आपस में टकराती रहती है, एक दूसरे को मारने में लगी रहती है। और उसमें बहुत सारे लोग, हमारे जैसे लोग जो किसी भी लॉबी का कोई बाहरी हिस्सा नहीं है, वो अक्सर तकलीफ में रहते हैं, और मैं अकेला नहीं, ऐसे लाखों लोग हैं कांग्रेस। इसके बाद संजय निरुपम ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के ज्वाइन करने की खबर भी दी। अब तीसरा नेता 3 अप्रैल की दोपहर दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर से खबर आई और फिर आई तस्वीरें। बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े ने विजेंदर सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी में शामिल होने के बाद विजेंदर ने कहा, मैं चाहता हूं कि सरकार में रहकर लोगों की मदद करूं। मैं पहले वाला ही विजेंदर हूं, अभी भी मैं सही को सही और गलत को गलत कहूंगा। आज बीजेपी में शामिल हो रहा हूं और एक तरह से कहते घर वापसी हो रही है मेरी। तकरीबन 19 में मैं चुनाव लड़ा था और ऑलमोस्ट 5 साल होने वाले हैं, अभी 4 साल होने वाले हैं। तो अभी कहते कि इंग्लिश में कहावत है, गुड टू बी बैक। विजेंदर ने यह बयान 3 अप्रैल को बीजेपी ज्वाइन करने के बाद दिया, लेकिन चर्चा में आए उनके 2 अप्रैल को किए सोशल मीडिया पोस्ट। इस रोज विजेंदर ने अपने एक्स अकाउंट से राहुल गांधी का पोस्ट रीशेयर किया और कैप्शन में लिखा, आज एक युवा ने मुझे ये वीडियो भेजा, भ्रम और भय का जाल तोड़कर सच्चाई सामने आ रही है। अब की बार प्रोपेगेंडा के पापा की दाल नहीं गलने वाली, जनता खुद उन्हें आईना दिखाने को तैयार बैठी है। विजेंदर जिस वक्त बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे थे, उस वक्त केंद्र सरकार के खिलाफ किए गए उनके ये पोस्ट उनकी वॉल पर छपा थे, जो कि अब उनके एक्स अकाउंट से ओझल हो चुके हैं। आपको याद दिला दें, मुक्केबाज विजेंदर सिंह ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में मेडल जीत चुके हैं। साल 2019 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर साउथ दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। इस सीट पर बीजेपी के रमेश विधूड़ के हाथों विजेंदर को हार का सामना करना पड़ा था, बल्कि ये कहें कि बुरी तरह वो तीसरे नंबर पर रहे थे और उनकी जमानत जब्त हो गई थी। अब विजेंदर भाजपा में है और उनके हरियाणा से चुनाव लड़ने की अटकलें चल रही हैं। अब बारी लोकसभा चुनाव से जुड़े दिन भर के अपडेट्स जानने की। चुनाव से जुड़ी दिन की पहली बड़ी सुर्खी बनी पश्चिम बंगाल से। कूच बिहार में 4 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोनों ने जनसभाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने यहां संदेश खाली का मुद्दा प्रमुखता से उठाया, कहा कि दोषियों को मोदी सजा दिलाकर ही रहेगा। बीजेपी ही है जो यहां माताओं बहनों पर होने वाले अत्याचार को रोक सकती है। पूरे बंगाल ने, पूरे देश ने देखा है कि कैसे टीएमसी सरकार ने संदेश खाली के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ वो टीएमसी के अत्याचार की पराकाष्ठा थी। अब बीजेपी ने संकल्प लिया है कि वो संदेश खाली के दोषियों को सजा दिलवा कर ही रहेगा। उन्हें जिंदगी जेल में ही काटनी पड़ेगी। इसलिए यहां हर बूथ पर कमल छाप पर वोट पड़ना जरूरी है। यहीं से 30 किलोमीटर दूर ममता बनर्जी ने भी जनसभा को संबोधित किया। तमाम योजनाओं का नाम गिनाकर कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी यहां आए तो जनता इन योजनाओं का हिसाब उनसे मांगे। चुनाव आते ही भाषा की मर्यादाएं लगातार टूट रही हैं। सुप्रिया श्रीनेत के विवादित पोस्ट और शुवेंदु अधिकारी के
विवादित बयान के बाद अब इस लिस्ट में नाम जुड़ गया है कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला का। एक जनसभा को संबोधित करते हुए रणदीप सुरजेवाला ने मथुरा से बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस हेमा मालिनी का नाम लेकर एक टिप्पणी की, जिस पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हो। सुरजेवाला की इस टिप्पणी पर बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ट्वीट किया और इसे सेक्सिस्ट रिमार्क बताया। हेमा मालिनी ने भी इस पर रिएक्ट किया है। ये टारगेट क्यों करते हैं आप उनसे पूछिए ना, बिकॉज वी आर वेरी पॉपुलर, वी आर फेमस एंड सो टारगेट उन्हीं पर किया जाता है जो नाम वाले हैं ना। अगली सुर्खी झारखंड से है। लोकसभा चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। दुमका से नलिन सोरेन और गिरिडीह से मथुरा महतो। नलिन सोरेन फिलहाल शिकारीपाड़ा विधानसभा सीट से 3 बार के विधायक हैं, पुराने नेता हैं, दिग्गज नेता हैं। वहीं मथुरा महतो टुंडी से विधायक हैं। यानी दोनों ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है जो फिलहाल कहीं ना कहीं से विधायक हैं और अब वो सांसदी लड़ेंगे। लेकिन सांसदी लड़ने जा रहे इन विधायकों के अलावा लिस्ट में जो चौंकाने वाली बात निकली है वो ये कि हेमंत सोरेन, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, अपनी भाभी और अब भारतीय जनता पार्टी की नेता सीता सोरेन के खिलाफ दुमका से नहीं लड़ रहे हैं। दुमका से उनके लड़ने की चर्चाएं लगातार चल रही थी, लेकिन अब इस लिस्ट के आने के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि भाभी सीता सोरेन के सामने हेमंत सोरेन दावेदारी नहीं ठोकने जा रहे हैं। अब आखिरी में एक चुनावी किस्सा जो हम आपको लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के दिन तक सुनाते रहेंगे। देश के पहले लोकसभा चुनाव में यानी 1951-52 में चुनाव आयोग को एक अजब सी समस्या का सामना करना पड़ा था। लाखों महिलाओं ने अपने नाम के बजाय फलाने की पत्नी या ढिकाने की अम्मा इस तरह से वोटर लिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। कारण लोकलाज। उस दौर में तमाम महिलाएं अपना नाम या पहचान सार्वजनिक करने से हिचकती थी। उस वक्त के मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, जो देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त भी थे। पर सिर्फ नाराजगी पर नहीं रुके मुख्य चुनाव आयुक्त, उन्होंने इसे मूर्खतापूर्ण काम बताया और इस तरह से रजिस्टर हुए करीब 28 लाख महिलाओं के नाम मतदाता सूची से हटाने का निर्देश दिया। इस पर थोड़ा बहुत विरोध हुआ तो सेन ने कहा नाम ना हटाते तो लोग आगे के चुनाव में भी ऐसा ही करते। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।